हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। सब बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दें। लाइक का बटन दबा करके अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाएगी। आज की क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि उनकी अपनी यात्रा के विषय में उन्होंने बड़ी रोचक जानकारी दी है और उसी के आधार पर उन्होंने इस पाठ को लिखा है। ये यात्रा उन्होंने 1929-30 के समय पर की थी और नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति ही नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो इस यात्रा के दौरान एक भिखारी के वेश में रहे। ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, ल्हासा जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही उस समय बहुत मुश्किल रास्ता था। बहुत कठिन सी पहाड़ियाँ वहाँ पर थी। तो उन पहाड़ों का वर्णन किया और वहाँ पर जो भी उन्हें मुश्किलें सामने आई, ल्हासा की ओर जाते समय उन्हें जो भी कठिनाइयाँ देखने को मिली, जो भी कठिनाइयाँ उन्हें सहन करनी पड़ी, उन सब का उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर वर्णन किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने वर्णन किया है कि उस समय नेपाल के रास्ते से ही तिब्बत जाया जा सकता था और उस समय जितनी भी चीज़ें हिंदुस्तान की तिब्बत के लिए भेजी जाती थी वो सब भी नेपाल के रास्ते से ही जाया करती थी। अब नेपाल के रास्ते से जब तिब्बत की तरफ जाते थे तो रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए मिलते थे और उन किलों में चीनी पलटन यानी चीनी सैनिक जो थे, चाइना के जो सिपाही थे, वो भी वहाँ रहते थे। आजकल तो वो मकान अब गिर चुके हैं और बहुत सारा जगहों पर मकान गिरने की वजह से किसानों ने अपना वहाँ बसेरा कर लिया है और वहाँ पे कुछ आबादी भी दिखाई देने लगी है। लेकिन उस समय जब राहुल वहाँ गए थे घूमने के लिए, उस समय ज़्यादा आबादी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि रास्ते में उन्हें एक परित्यक्त का मतलब है छोड़ा हुआ, जिसमें कोई रहता नहीं था। परित्यक्त चीनी किला एक रास्ते में था, तो ये लोग चाय पीने के लिए वहाँ ठहर गए। ये लोग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहुल के साथ उनका एक मित्र भी गया था, सुमति। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी मुश्किलें भी थी। यात्री जो तिब्बत देखने के लिए जाते थे उन लोगों के लिए बहुत परेशानियां भी रास्ते में आती थी, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी थी। वहाँ क्या था कि वहाँ जाति पाति छुआछूत उस समय नहीं थी, ना ही औरतें पर्दा करती थी। कोई बहुत ही भिखारी के वेश में भी अगर कोई वहाँ पहुँच जाता था तो लोग उसको अपने घर के अंदर आने देते थे। यहाँ तक कि अगर घर में कोई पुरुष नहीं भी होगा, महिलाएं होंगी, तब भी आप घर के अंदर आराम से जा सकते हो। चाय बना के या तो उन्हीं को दे दो अपना सामान और वो आपको चाय बना के दे देंगे, या फिर आप खुद उनकी किचन तक जा करके चाय बना करके पी सकते थे। उस किले से जब ये आगे बढ़े तो सुमति, जो राहुल के साथ गए थे, राहुल की पहचान के थे, वहाँ पर सुमति की पहचान के बहुत सारे लोग थे। और ये लोग भिखारी के वेश में वहाँ गए थे। तो भिखारी के वेश में वहाँ जाने पर भी उनको बहुत अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि उस समय वहाँ का रहन सहन ही ऐसा था, लोग किसी को भी आने देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 साल के बाद ये लोग उसी रास्ते से वापस भी लौटे। तो अब ये बहुत अच्छे ड्रेसअप थे, बहुत अच्छे कपड़े इन्होंने पहन रखे थे और घोड़ों पर सवार होके आए थे। लेकिन 5 साल के बाद इन लोगों को ठहरने के लिए जगह ही नहीं मिली। गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ये लोग रुके थे और उस लेखक ने वर्णन किया है कि क्यों उस समय इन्हें रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग की मनोवृत्ति यानी कि सोचने का ढंग बदल चुका था। खास करके शाम के समय वो लोग छन पिया करते थे। छन एक प्रकार की शराब है, तो वो छन पिया करते थे और छन पीने के कारण वो लोग अपने होश हवास में नहीं रहते थे, इसलिए किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देते थे। अब ये सबसे जो मुश्किल वहाँ की जगह थी रास्ते की, डाणा थोड़ला इन लोगों को पार करना था। डाणे का मतलब होता है पहाड़, तो एक थोड़ला नाम का जो पहाड़ था वो इनको पार करना था और तिब्बत में सबसे खतरे की जगह वही थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के कारण दोनों तरफ बहुत दूर तक कोई भी गांव में कोई बसावट वहाँ नहीं थी, कोई लोग दिखाई नहीं देते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी कोई भी दिखता नहीं था। तो जब इतनी दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है और 2 यात्री अकेले वहाँ से जा रहे हैं, तो वही सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर डाकू लोग छिपे रहते थे और जो भी आने जाने वाला होता था उसको पकड़ लेते थे। और क्या था कि पहले वो क्या करते थे, जो यात्री उन्हें वहाँ पर मिल जाते थे पहले उनको पकड़ करके उनका खून कर दिया जाता था और जब वो मर जाते थे गोली मार देते थे सीधा सीधा, और जब वो मर जाते थे तब फिर उनका सामान
खंगोल कर देखते थे कि इसके अंदर क्या हमारे काम की चीज़ है। तो इस तरह के डाकू थे। तो वहाँ पर अपनी जान की चिंता ज़्यादा थी। एक्चुअली क्या था कि उस जगह पर जो पुलिस वगैरह पर इतना उस समय खर्च नहीं करते थे, तो पुलिस भी उतना काम नहीं करती थी कि कोई अगर मर गया है, किसी की हत्या कर दी गई है, तो उसके जो डाकू है उसको ढूंढा जाए। और दूसरे ये बात थी कि वहाँ पर उस समय हथियार का कानून नहीं था। कोई भी आदमी जैसे लाठियाँ डंडे अपने घर में रखते हैं ना, इस तरह से कोई भी व्यक्ति पिस्तौल बंदूक अपने घर में रख सकता था। कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी। तो इसलिए हर एक के पास ही पिस्तौल और बंदूक मिल जाया करती थी। तो भी इसलिए भी यात्रियों को डर रहता था, क्योंकि सबके पास बंदूक पिस्तौल है, कौन डाकू है कौन क्या है पहचान में नहीं आते थे। डाकू भी इसलिए लोगों को मार देते थे क्योंकि उन्हें भी डर रहता था कि अगर हमने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे, क्योंकि हर एक के पास ही पिस्तौल है वहाँ। तो गांव वालों ने इनको बताया कि पिछले साल भाई यहाँ खून हुआ है, जरा ठीक ठाक से जाना, संभल कर जाना। लेकिन इनको उस चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि ये लोग तो भिखारी के वेश में गए थे ना। तो इन्होंने सोच रखा था कि अगर कोई हमें ऐसा डाकू वाकू मिल जाएगा तो हम अपनी जीभ बाहर निकाल के कुची कुची बोलेंगे। कुची कुची मतलब दया करो और एक मुझे हमें पैसा भीख में दे दो, हम ऐसा एक्टिंग करेंगे तो बच जाएंगे। उन्हें ये पता था। तो वो उससे नहीं डर रहे थे कि डाकू हमें मार डालेंगे, बल्कि वो डर इस बात से रहे थे कि यहाँ से 16-17 मील की ऊंचाई जो इनको चढ़नी है, और इनको कोई घोड़े वोड़े भी नहीं है इनके पास, तो ये कैसे कर पाएंगे। तो राहुल ने अपने दोस्त सुमति से कहा कि ऐसा करो, 2 घोड़े का इंतज़ाम कर लो और हम कल यहाँ से चलेंगे। तो दूसरे दिन दोनों इनको घोड़े मिल गए। ये दोनों उस घोड़ों पर सवार होकर के चल पड़े। डाणे से पहले एक जगह पर इन्होंने चाय पी, मतलब पहाड़ में चढ़ने से पहले इन्होंने चाय पी, और दोपहर के समय ये डाणे में यानी पहाड़ के ऊपर को चलने लगे। जो सी लेवल होता है उससे 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये लोग खड़े थे, और पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के पूरे सफ़ेद पर्वत दिखाई दे रहे थे, यानी बर्फ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर चलते चलते क्या हुआ कि सुमति तो आगे निकल गया, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन का जो घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। लेखक को लगा कि मेरा घोड़ा चढ़ाई की वजह से थक गया है, इसलिए लेखक ने उसे मारा नहीं, जैसे वो चल रहा था चलने दिया। और आगे जा कर के ये रास्ता 2 रास्तों में बट रहा था, और लेखक को समझ में नहीं आया कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो वो गलत रास्ते पे चले गए। जब वो 1.5 मील आगे गए, तब एक घर में उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर आए हुए हैं। तब वो वापस लौट करके आए, इसलिए उन्हें नीचे उतरने में, दूसरे गांव पहुंचने में देर हो गई। जब वो वहां पहुंचे तो सुमति वहां उनका इंतज़ार कर रहा था, और सुमति मुंह फुलाकर बैठा था गुस्से में कि इतनी देर क्यों की है। फिर लेखक ने आके बताया कि मेरे साथ ये समस्या, 2 समस्याएं हो गई थी। एक तो मेरा घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था, और दूसरा मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मुझे देर हुई। सुमति क्योंकि वहाँ के एक भिक्षु थे, मतलब एक तरह के ब्राह्मण पंडित जी, तो उनके जो जजमान थे वो उनको हर जगह मिल जा रहे थे। तो इनकी अच्छी हाव भगत हो रही थी वहाँ पर हर जगह पर। अब ये पहुँचे हैं तिनरी में, एक बहुत बड़ा मैदान है वहाँ पर, और आसपास से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ पर ये पहुँचे हैं, और उस पहाड़ी का नाम है तिनरी समाधि गिरी। आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर भी सुमति के बहुत सारे यजमान थे, और वहाँ पर एक रिवाज था कि जो भी उनके भिक्षु आते थे वो उन्हें कपड़े की पतली पतली बत्तियां बना करके देते थे, जिसे गंडे कहा जाता था। तो ये लोग बोध गया से जा कर के वो कपड़ा लेकर के आते थे, और फिर अपने जजमानों में बांटा करते थे। लेकिन सुमति का वो कपड़ा ख़त्म हो गया, तो उसने कोई भी कपड़ा एक लिया और उसी को बोध गया का गंडा बना लिया, और अपने यजमानों के पास उसी कपड़े को बांटने लग गए। फिर सुमति ने कहा कि मैं यहाँ पर भी, मेरे बहुत यजमान हैं, तो मैं यहाँ पर भी अपने यजमानों के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन लेखक को लगा कि अगर ये अब चले गए ना तो 1 हफ्ता तो लगा देंगे, क्योंकि इनके तो बहुत सारे यजमान हैं यहाँ पर। इसलिए लेखक ने उससे कहा कि भाई जिस गाँव में हम लोग रुकेंगे उस गाँव में तो तुम बांट देना ये गंडे, लेकिन दूसरे गाँव मत जाओ, क्योंकि हमें कल आगे जाना है और देर हो जाएगी। तो दूसरे दिन फिर इन लोगों ने भरिया ढूंढा। भरिया मतलब जो इनका सामान, एक ऐसा मजदूर जो इनका सामान लेकर के ऊपर चढ़ाई चढ़ेगा। लेखक कहते हैं कि हम लोग अगर सवेरे चले गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे हमने चलना शुरू किया। उस समय तक तेज़ धूप हो गई थी, और जो तिब्बत की धूप थी वो भी बहुत कड़ी होती है, बहुत तेज होती है। हालांकि हमने सिर पर मोटे कपड़े बांध रखे थे, फिर भी गर्मी
बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और ऐसा हो रहा था कि हम जब आगे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो आगे सामने से तो धूप पड़ रही थी तो हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन पीछे से एकदम ठंड लग रही थी, कंधा एकदम बर्फ़ की तरह हो रहा था। और हमने अपनी पीठ पर अपनी चीज़ें भी लादी हुई थी और डंडा हाथ में लिया हुआ था, और इस तरह से हम लोग यात्रा कर रहे थे। सुमति को ये था कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने यजमानों से मिल लूँ उतना अच्छा है। तो वो बोले, सुमति बोले कि हम ना शेखर विहार चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ जागीरदार मेरी पहचान के हैं, वहाँ पर हमें कुछ लोग मिल जाएंगे। जो ज़मीनें हैं उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। तिब्बत की ज़मीन जो थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, और हर जागीरदार अपनी जागीर का मठाधीश होता था। वहाँ पर मठ बने हुए थे उनके, और वो एक मैनेजर यानी भिक्षु रखता था जो कि उनके मज़दूरों से काम कराया करता था। तो यहाँ पर मिले हैं सुमति के एक यजमान है जिनका नाम शेखर है, और शेखर ने जो अपना मैनेजर रखा हुआ है, भिक्षु रखा हुआ है, उसका नाम है नमसे। नमसे बहुत ही अच्छा इंसान है, बड़े ही प्रेम के साथ इन लोगों से मिला। और उस वक्त इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे, बताया ना कि भिखारी के वेश में ही गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसको इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था नमसे का, इसलिए वो इन लोगों से बड़े प्रेम से बात कर रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर भी मिला लेखक को, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनकी शिक्षाएं लिखी हुई थी उस पोथी के अंदर। उनके हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां वहाँ पर थी। लेखक ने अपना आसन वहीं उन पोथियों के पास में जमा लिया और बैठ करके उनको पढ़ने लगे। इतने बड़े मोटे कागज पर बड़े अच्छे सुंदर अक्षरों में वो पोथियां लिखी हुई थी, और एक एक पोथी कम से कम 15-15 शेर से कम की नहीं थी। सुमति ने फिर से कहा लेखक से कि यहाँ आसपास मेरे यजमान रहते हैं और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। लेखक उस समय वो पोथियां पढ़ने में बहुत ही मगन थे, तो उनको ध्यान नहीं रहा कि सुमति मुझसे क्या पूछ रहा है, तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। लेखक के हाँ कहने पर दूसरे दिन सुमति अपने यजमान के यहाँ चले गए, और लेखक ने सोचा कि 2-3 दिन तो अब ये लगा कर ही आएगा, लेकिन वो उसी दिन दोपहर को वापस भी आ गए। तिंदरी गांव जहाँ पे इन लोगों को जाना था वो यहाँ से बहुत दूर नहीं था। इन लोगों ने अपना अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर के ये वापस चल दिए। तो ये है पूरी कहानी ल्हासा की ओर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अगली क्लास के लिए देखते रहें दुर्गा पाल मैम की क्लास। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.